अगर वाकई में हम लोग देखें कि कुछ चीजें जो नई है या नए पैटर्न वाइज हम लोग देखेंगे, तो हम सबसे पहले एक्सपेक्ट करेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग जैसा पोर्शन आप लोगों का, मैथमेटिकल रीजनिंग जैसा पोर्शन हो गया, या हमारे लिए जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड आईसीटी जैसा पोर्शन हो गया। ये कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जिनमें आप लोगों के न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। ऑब्वियसली ये तो पूरा प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, बट यस, इनके अंदर जो है वो आप लोगों के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि इन यूनिट्स को हम लोगों को काफी ज्यादा हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए। या आप ये कह सकते हो कि एनवायरमेंट हायर एजुकेशन भी पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, कम्युनिकेशन भी पढ़ना है, बट अगर मैं प्रायोरिटी सेट करूं तो मेरे लिए सबसे पहले जो यूनिट्स पे मुझे काम करना शुरू कर देना चाहिए वो है मेरी ये यूनिट्स। इसीलिए क्योंकि ये प्रैक्टिस डिमांड करेगी, टाइम डिमांड करेगी, तो अगर अभी से आप इनके टॉपिक्स इंक्लूड करना शुरू कर दोगे तो अंत में आते आते आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है। तो अब अगर मैं बात करूं तो दिनों दिन जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों के बनने लगे हैं उनके अंदर समझने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको बताऊं 2024 के अंदर भी अभी रिसेंट में जो क्वेश्चन बना वो बना रिग्रेशन के ऊपर, और रिग्रेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, है ना, आप लोगों का मीन वैल्यू के ऊपर सवाल बनना, सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर सवाल बनना, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर न्यूमेरिकल सवाल बनना। ये आपने अभी नोटिस किया होगा, दिसंबर में भी ये सवाल आया, जून के अंदर भी आप लोगों के कोफिशिएंट के ऊपर सवाल बना है। यानी कुल मिला के इन टोटलिटी रिसर्च का थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट भी टच किया जाएगा। आईसीटी के अंदर आपने नोटिस कर ही लिया होगा, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप रेगुलर हो तो पता होगा कि मेमोरी यूनिट से ज्यादा सवाल बनने लगे हैं, है ना, नंबर सिस्टम से ज्यादा सवाल बनने लग गए हैं। क्या है ये? आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल पोर्शन की बात कर लूं तो आप सभी लोगों से लॉजिकल रीजनिंग पर काफी इमीडिएट इन्फेरेंस स्टैंड आउट परफॉर्मर है। पिछले 5 साल का पेपर उठा के देख लेना, अगर शिफ्ट वाइज पेपर देख रहे हो तो सबसे रेगुलर टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो हाईएस्ट रिलायबल टॉपिक मैं बोल दूं आपके लिए रहा है तो वो इमीडिएट इन्फेरेंस रहा है, कन्वर्स, ऑब्वर्स और कॉन्ट्रापोजिशन वाला। हर शिफ्ट में घूम फिर के कहीं ना कहीं से तो पूछा ही गया है इसको, हर शिफ्ट में। तो बस वही चीज है कि अगर मैं बोलूं थोड़ा सा अकल लगाओ, 1500 सवाल का पूल है, हमारे पेपर में 50 ही बनेंगे। जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालने की यहाँ पर कोशिश करूंगी तो इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। भाई कौन सा टॉपिक कहाँ पर कैसे सेट करना है। तो अगर मैं कट शॉर्ट करके सिंपल बात पे आऊं तो देखो ऐसा है कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना थोड़ा बहुत शुरू करोगे तो आप लोगों के लिए फायदा है। दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अब 4 साल वाले भी आ जाएंगे, बीटेक वाले भी आ जाएंगे, यानी कुल मिला के आपके लिए वैसे भी ऐसे लोग जिनका आईक्यू जेन्युइनली ठीक रहता है, अब वो आप लोगों की कंपटीशन में आ गए। तो जाहिर सी बात है कि पेपर 1 पे एम्फेसाइज ज्यादा होगा। जब पेपर 1 पे एम्फेसाइज ज्यादा होगा तो पेपर 1 के अंदर आईक्यू ड्रिवन टॉपिक्स आप लोगों के ज्यादा पूछे जाएंगे, जैसे आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स, एनालिटिकल पोर्शन, इवन टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन का भी क्वेश्चन उठा के देखोगे तो वो एप्लीकेशन डिमांड करता है, सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है, हर चीज को आजकल घुमा फिरा के ही पूछा जाता है। तो यस, ये बिल्कुल जरूरी है कि हम लोग एनालिटिकल वाले पोर्शन को जाएं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड पढ़ाई करें। एंड देन अगर मैं बात करूं तो रिसर्च और आईसीटी जैसी चीजें क्यों पूछी जाएगी, ये मैं एक बार पहले भी वीडियो में बता चुकी हूं। अब हमारा जो एनटीए नेट एग्जामिनेशन होने वाला है, ये एग्जामिनेशन से आप लोगों को क्या मिलेगी, हम लोगों को मिलेगी पीएचडी एंट्रेंस। और पीएचडी एंट्रेंस के समय पर सबसे ज्यादा रिसर्च आप लोगों से पूछी जाती है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड अपने आप इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर सेकंड कोई ऐसी यूनिट है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछी जाती थी, या आप लोगों को प्री पीएचडी के अंदर 2 ऐसी चीजें जो पढ़ाई जाती है, वो क्या पढ़ाई जाती है, रिसर्च एप्टीट्यूड और आईसीटी पढ़ाया जाता है। रिसर्च एप्टीट्यूड में से भी प्रैक्टिकल वाले टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स लिस्ट करके जा रही हूँ, जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टैट्स वाले पोर्शन पर थोड़ा बहुत फोकस करो। स्टैट वाले पोर्शन से मेरा मतलब ये है जो आप लोगों का हाइपोथेसिस वाला टॉपिक है, हम लोगों के हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला जो टॉपिक है, ये बहुत जरूरी हो गया है आज के टाइम पर। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग की मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करूँ तो यहीं पर जब मैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक पढ़ती हूँ तो आप लोगों का नो आईआर स्केल, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो स्केल वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है ना। प्लेजरिज्म बढ़ चढ़ के आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने लग गया है। अगर मैं प्लेजरिज्म के अलावा बात करूँ तो आप लोगों का जो एथिक्स के रिमेनिंग वाला पार्ट है वो भी काफी ज्यादा आ गया है ना। और इसमें ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज कभी कभी दे दी जाती है कि हमको वाकई में उसका हिंदी अनुवाद समझ में आना जरूरी है, तभी पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर मैं इन सब के अलावा बात करूं तो कुछ रेगुलर टॉपिक्स जो बचपन से चले आ रहे हैं ना, आपके टाइप्स वाले हो गए, ये हो गया वो हो गया, ये सब आप लोगों के काफी टाइम से चले आ रहे। बट यस,
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली करके जानी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं आईसीटी की बात करूं तो आईसीटी के अंदर यूनिट वाइज डिवीजन अगर किया जाए तो यूनिट वाइज डिवीजन के अंदर मैं हमेशा आपको बोलती हूं कि एक मेमोरी का यूनिट उठा लो और एक नंबर सिस्टम का यूनिट उठा लो। ये दो यूनिट सबसे पहले सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हम लोगों को पढ़ के जाना है। बात करी किसकी? मैंने बात करी मैम रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर बात करी, आपने आईसीटी के ऊपर भी बात करी। अब ये बात आ जाती है मैम लॉजिकल रीजनिंग के। आपने ऐसे बोला कि अगर यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन निकाले तो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकाल के बोला कि ये 3 यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 यूनिट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। मैं इसीलिए ज्यादातर ये 3 यूनिट्स आपको पढ़ाती दिखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये मेजर चंक है जो आपके आगे भी काम आएगा। अब यहाँ पर हमने टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करी कि कौन से पढ़ने चाहिए, क्यों पढ़ने चाहिए, क्योंकि आप लोगों की पीएचडी एंट्रेंस भी हो रही है, ये भी हम लोगों ने चर्चा की। लॉजिकल रीजनिंग की मतलब आप सोचना कि एक पेपर में आउट ऑफ 50 अगर 9 सवाल किसी एक यूनिट से आ रहे हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है। अब बात ये करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को देके जाना चाहती हूँ। जब मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करती हूँ तो मैंने हमेशा से एक ही तरीका यूज किया है आपको समझाने का। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक लॉजिकल रीजनिंग जो है वो थ्योरी में, और एक लॉजिकल रीजनिंग जो एक्चुअली में आप लोगों के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डिपेंड करती है। नाम ही है लॉजिकल रीजनिंग, और रीजनिंग से तो आपको पता ही है कि आप क्या समझते हो, लॉजिक्स को अप्लाई करना, है ना, रीजन करना, तर्क लगाना किसी चीज में, हम उसे रीजनिंग बोलते हैं। जब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हम न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ रीजन पढ़ते हैं और लॉजिकल रीजनिंग में हम थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ रीजनिंग पढ़ते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग एज अ होल अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों का बेस है, फाउंडेशन है रीजनिंग का ही। यहीं से कॉन्सेप्ट बन के मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लगाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पैटर्न मैचिंग लगाते हो, इंडक्टिव रीजनिंग लगाते हो, सिलॉजिज्म के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग लगाते हो। ये डिडक्टिव इंडक्टिव ये सब आया कहां से? आया ये सारा लॉजिकल रीजनिंग से है। समझ गए हैं? तो लॉजिकल रीजनिंग जो है आप सभी लोगों की, ये आप लोगों के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपके एक प्रैक्टिकल पार्ट में और एक थ्योरेटिकल पार्ट में। जब मैं थ्योरेटिकल पार्ट की बात करूंगी तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो आप लोगों के इन दिनों फेमस हो रहा है वो है टॉपिक आप लोगों का फैलेसी। अब ये जो फैलेसी है, चाहे आप लोग इनफॉर्मल फैलेसी के ऊपर बात करो या आप फॉर्मल फैलेसी, फॉर्मल जो स्ट्रक्चर के अंदर होती है, इनफॉर्मल जो लॉजिक के अंदर ही झोल जिसके अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों का टॉपिक दैट इज आर्ग्यूमेंटेशन। वैसे तो देखो सबसे पहले मैं आर्ग्यूमेंटेशन पढ़ाती हूँ आपको कोर्स में, वो इसीलिए क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंटेशन पे ही डिपेंडेंट है। अगर आर्ग्यूमेंट समझ में आ गए, डिडक्टिव इंडक्टिव, कोजेंट अनकोजेंट, साउंड अनसाउंड, वीक स्ट्रॉन्ग, वैलिड इनवैलिड, ये सब समझ में आ गया तब जाके फैलेसी भी आप लोगों की समझ में आ ही जाएगी। बट यस, ये 2 टॉपिक ऐसे हो गए। इसके अलावा आप लोगों का इंडियन लॉजिक वाला पार्ट बड़ा फेमस हो गया। अगर मैं इसी का प्रैक्टिकल वाला पार्ट लेके जाऊं तो जैसे आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, चाहे वो आपका ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हमारा सिलॉजिज्म हो गया, है ना, जो कि एक्चुअली में डिडक्टिव रीजनिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। यहीं पर मैं बात करूं तो इमीडिएट इनफेरेंस हो गई, जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में मॉडर्न स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का एक पार्ट है। देन अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए पजल, देखो अभी ऑफलाइन पेपर हुआ तो उसके अंदर पजल या ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन कुछ खास देखा नहीं गया। बट अगर आप उससे पहले चले 2023 तक के पेपर को एनालाइज करके देखोगे तो किसी ना किसी शिफ्ट में ये चीज आती है। तो मैं तो आपको डेफिनेटली लिख के दूंगी ब्लड रिलेशन, या मैं आप लोगों को लिख के दूंगी डायरेक्शन। इवन मैंने हमेशा से आप लोगों को क्लॉक पढ़ाई है, इवन मैंने हमेशा से आप लोगों को कैलेंडर पढ़ाया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों की प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में आती है। अगर मैं प्रायोरिटी लिस्ट बना दूं, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट, तो मैं सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ूंगी, फिर मैं आईसीटी पढ़ूंगी, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ूंगी, इसके बाद मैं हायर एजुकेशन पढ़ूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इन दिनों। इसके बाद में मैं मैथमेटिकल रीजनिंग वाला यूनिट पढ़ूंगी, और मैं यूनिट वाइज नहीं जा रही हूँ, मैं टॉपिक वाइज जा रही हूँ। मैंने पहले ही बोला है, क्लास की स्टार्टिंग में ही बोला है। इसके बाद में जो है फिर मैं आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ूंगी, एनवायरमेंट पढ़ूंगी, कम्युनिकेशन पढ़ूंगी, और रोज का एक आरसी और डीए। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो आप सब स्टूडेंट को मैं बताना चाहती हूं कि आप सभी लोगों के लिए दिसंबर बैच के साथ में अगर आप जेआरएफ अड्डा से पढ़ के निकालते हो तो आपको जेआरएफ अड्डा में भी जॉब ऑफर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जब भी कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, टीचिंग एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट, और इसके अलावा आप लोगों की जितनी भी इंटरनल वैकेंसीज निकलती है, तो कब जॉब के लिए अप्लाई करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारा स्कीम इस बार
इस बैच के अंदर हम लोग लेके आएंगे। हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं, सो ये सारे के सारे ऑफर्स के साथ में इस बार, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके जॉब नहीं लगती, ऐसे करके एक निकलता है। तो मैं आप सभी लोगों से जो है वो यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कैसे कहाँ अप्लाई करना है। पूरी एक अच्छे से अलग से वीडियो बनाऊंगी इसकी कि कैसे मैं बताऊंगी। बाकी वीकली आपका जो स्टडी प्लानर है वो आपको मिलता है कि आपको कब क्या रिवाइज करना है। पूरा दिसंबर का कोर्स सब कुछ, जिसमें नेट, सेट, पीएचडी एंट्रेंस और आपके इंटरव्यू सारे कवर हो जाएंगे। ये सपोर्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हो। एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, 500 प्लस सिलेक्शन अपने पिछली बार थे, 1000 प्लस इस बार अपन को देने हैं। तो क्या आप अगले हो, ये आपको डिसाइड करना है। तो जेआरएफ अड्डा का न्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।